हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल संजय शर्मा। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो होने वाली है वेक्टर अलजेब्रा पर। दोस्तों, आज हम एक ही वीडियो में कंप्लीट वेक्टर अलजेब्रा को समझने वाले हैं, इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को बीच में स्किप मत करना, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। तो आइए समझते हैं देरी न करते हुए वेक्टर अलजेब्रा। दोस्तों, वेक्टर अलजेब्रा को समझने के लिए सबसे पहले हमें फिजिकल क्वांटिटी समझना होगा। दोस्तों, भौतिक राशि हम कैसे कहते हैं, यानी कि फिजिक्स को जिन भौतिक राशियों के द्वारा, यानी कि जिन राशियों के द्वारा डिफाइन करते हैं या जिन राशियों की हेल्प से फिजिक्स में रिसर्च करते हैं, उसी को हम भौतिक राशियां कहते हैं। कैसी राशियां होती हैं ऐसी दोस्तों, जैसे बात कर लेते हैं हम टाइम की, जैसे बात कर लेते हैं हम स्पीड की, जैसे बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट की, डिस्टेंस की, वेलोसिटी की, एक्सेलरेशन की, फोर्स की, वर्क की, चार्ज की। दोस्तों, ये सब क्या है? क्वांटिटीज हैं, यानी कि राशियां हैं। इन्हीं को हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। दोस्तों, इनको दो भागों में बांटा गया है, एक स्केलर क्वांटिटीज, दूसरा वेक्टर क्वांटिटीज। आइए इनको समझ लेते हैं हम। दोस्तों, बात कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटीज की, तो फिजिकल क्वांटिटीज दो प्रकार की होती हैं दोस्तों। सबसे पहला नंबर होता है स्केलर क्वांटिटीज, और स्केलर क्वांटिटीज किसे हम कहते हैं दोस्तों, यानी कि अदिश राशियां किन्हें कहते हैं? वे भौतिक राशियां, यानी कि वे फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें केवल और केवल क्या हो, ओनली मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन का ज्ञान वहां पर नहीं हो। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को दोस्तों हम स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे टाइम, जैसे डिस्टेंस दोस्तों, जैसे स्पीड दोस्तों, जैसे मास दोस्तों। बात समझ में आ रही है? नहीं, ठीक है। जैसे चार्ज दोस्तों, ठीक है। ये जो इस प्रकार की फिजिकल क्वांटिटीज है, इनमें क्या है? केवल और केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। टाइम को हम डिफाइन करें, टाइम को बोलें कि कितना टाइम हो रहा है भाई, तो टाइम 5 बज रहे हैं, ठीक है। कब के बज रहे हैं? दोपहर के 5 बज रहे हैं। तो वहां पर डायरेक्शन की बात तो नहीं हो रही है ना, समय की बात हो रही है, काल बताया जा रहा है। तो इसलिए क्या होगा? ये स्केलर होगा। यदि बात करें डिस्टेंस की, भाई हम कहें आपसे कि आप कितनी डिस्टेंस चल कर आए हैं अपने घर से यहाँ पर, तो आप कहेंगे कि 5 किलोमीटर चल कर आए हैं। तो 5 किलोमीटर क्या हो गई? वहां पर दोस्तों स्केलर की बात हो रही है, डायरेक्शन की बात नहीं हो रही है। आप ये नहीं बता रहे कि मैं पूरब की डायरेक्शन से आ रहा हूं या पश्चिम से आ रहा हूं या उत्तर से आ रहा हूं या दक्षिण से आ रहा हूं, आप ये नहीं बता रहे हैं। आप बता रहे हैं 5 किलोमीटर चल के आ रहा हूं। किधर से आ रहे हैं कोई पता नहीं। तो इसलिए दोस्तों ये क्या है? मैग्नीट्यूड है, केवल और केवल मैग्नीट्यूड है, इसलिए इसको हम स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। इसी प्रकार से स्पीड की बात करें, इसी प्रकार से मास की बात करें, इसी प्रकार से चार्ज की बात करें, इन सब में क्या होता है दोस्तों? मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। इसी प्रकार से अब दूसरा प्रकार क्या है दोस्तों? फिजिकल क्वांटिटीज का दूसरा प्रकार है वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज किसे कहते हैं? वे फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या हो? डायरेक्शन भी हो। जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, यानी कि डायरेक्शन का विज्ञान हो, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज क्या कहलाती हैं? वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती हैं। वेक्टर क्वांटिटी यानी कि वेक्टर कहलाती हैं। समझ आ रही है बात? अब वेक्टर है तो वेक्टर में क्या? मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। जैसे बात करें वेलोसिटी की, वेलोसिटी मतलब वेग की। बात करें हम एक्सीलरेशन की, एक्सीलरेशन का मतलब त्वरण की। बात करें हम फोर्स की, फोर्स का मतलब बल की। बात करें हम, बताओ और किसकी बात करें? यहां पर मोमेंटम की बात कर लें, मोमेंटम की, ठीक है। बात और भी कर सकते हैं हम यहां पर, ठीक है। इसी प्रकार से ये जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ये फिजिकल क्वांटिटीज क्या कहलाएंगी? हमारी क्या कहलाएंगी? वेक्टर क्वांटिटीज कहलाएंगी। क्योंकि यहां पर देखो वेलोसिटी को समझ लेते हैं, वेलोसिटी मतलब वेग। यहां पर डिस्प्लेसमेंट की भी हम बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट को ही समझ लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट, अभी मैंने बात की थी डिस्टेंस की, कि कहां से कितना चलकर आए आप, यानी कि कितनी डिस्टेंस आप चलकर आए। तो आपने कहा 5 किलोमीटर चलकर आए, तो वहां पर डायरेक्शन नहीं बताया। लेकिन मैं आपसे कहूं कि आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया भाई, तो आप चाहे कहीं से भी घूम कर आए हैं, कितना भी चल कर आए हैं, चाहे कितनी भी डिस्टेंस चली आपने, और एक पॉइंट से अगर दूसरे पॉइंट पर रुके, यानी कि पहले आपका इनिशियल पॉइंट था और आपका लास्ट पॉइंट होगा कहीं,
तो आप इनिशियल से लास्ट पॉइंट की जब डिस्टेंस देखेंगे तो वहां पर डायरेक्शन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? वहां पर डायरेक्शन की बात करेंगे। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या बन जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। जैसे मान लिया आप यहां पर थे, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गए और बी से सी पॉइंट तक गए, ठीक है। ए से कहां गए? बी, और बी से सी पॉइंट। तो आपका इनिशियल पॉइंट तो ये हो गया और लास्ट पॉइंट ये हो गया, जिसको हम कहते हैं टर्मिनल पॉइंट। ये इनिशियल पॉइंट है और ये टर्मिनल पॉइंट है। तो इन दोनों के बीच की दूरी को आप देखेंगे तो आपको पता है यहाँ पर डायरेक्शन भाई कि आपको यहाँ से यहाँ तक नापनी है डिस्टेंस, और इस प्रकार से ये सीधी नापनी है। तो सीधी नापनी है दोस्तों, ये वेक्टर बन गया। क्या बन गया? ये वेक्टर बन गया, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन नाप रहे हैं, डायरेक्शन को हम शो कर रहे हैं एरो से, एरो से। और यहाँ से यहाँ तक जो दूरी निकल कर आएगी वो क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। और एरो क्या हो गया? डायरेक्शन, कि किधर से किधर की ओर नाप रहे हैं आप, किधर से किधर की ओर चल रहे हैं आप। तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों? यहाँ पर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी ज्ञान है। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटीज। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटीज है, बट डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटीज। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। इसी प्रकार से दोस्तों वेलोसिटी भी क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी, किधर की ओर लगा रहे हैं, ठीक है। मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी। तो ये जो है वेक्टर क्वांटिटीज है। क्लियर है? तो दोस्तों हमने क्या समझा? फिजिकल क्वांटिटी समझ ली हमने कि ये दो प्रकार की होती हैं, स्केलर और वेक्टर। अब हम बात कर रहे हैं यहां पर वेक्टर अलजेब्रा की। तो हम वेक्टर अलजेब्रा पढ़ने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि दोस्तों यहां पर हम वेक्टर की बात करने वाले हैं। तो इसलिए हम क्या पढ़ेंगे? अब वेक्टर पढ़ेंगे। वेक्टर दोस्तों, वेक्टर किसे कहते हैं? ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ए वेक्टर। ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ए वेक्टर। यानी कि कोई एक रेखाखंड जो खींचा जाता है, एक खींचा गया रेखाखंड, और कैसा हो? डायरेक्टेड, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कोई खींचा गया रेखाखंड इज ए वेक्टर। क्या है वो? वेक्टर है। जैसे दोस्तों यहां पर मैंने बताता हूं आपको कि मान लिया एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। यदि मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दूं ऐसा करके, तो मुझे पता है कि इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना है और सीधा मिलाना है, तो इसकी डायरेक्शन ये होगी इस ओर। तो ये जो डायरेक्शन होगी तो इसी को हम क्या करें हैं? वेक्टर। इसका एक पॉइंट ये होगा और दूसरा पॉइंट ये होगा। समझ आ रही है बात? यही वेक्टर है। ये क्या है? डायरेक्टेड, ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। ये ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है और इसी को हम कह रहे हैं वेक्टर। तो दोबारा पढ़ लें दोस्तों कि ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ए वेक्टर। क्लियर है? ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट विद इनर्शियल पॉइंट ए, किसके साथ हो? इनर्शियल पॉइंट के साथ। ये क्या होगा? इसका इनर्शियल पॉइंट जहां से हमने इसको स्टार्ट किया था और जहां पर इसका एंड किया, इसको हम कहेंगे टर्मिनल पॉइंट। एंड द टर्मिनल पॉइंट बी इज द वेक्टर डिनोटेड बाय ए बी। तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ए बी वेक्टर से। तो ए बी के ऊपर क्या लगा दें हम? ए बी के ऊपर देखो इस प्रकार से वेक्टर लगा दिया। तो ए बी वेक्टर से इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे दोस्तों यहां पर मैंने बना रखा है, ठीक है। ए से हम स्टार्ट कर रहे हैं, एरो का निशान इधर की ओर लगा हुआ है, ये बी पॉइंट है, तो इसको हम कह रहे हैं वेक्टर। और इस ए बी वेक्टर को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करें। ए बी के ऊपर हमने क्या लगा दिया? एरो लगा दिया। तो एरो लगा दिया तो इसी को हम कहेंगे वेक्टर। क्लियर है? और स्पष्ट समझ लेते हैं कि ये हमारे पास क्या एक लाइन सेगमेंट है ए से लेके बी, जिसकी डायरेक्शन कहाँ है? ए से बी की ओर। तो जब ए से बी की ओर जा रहे हैं हम, तो इनिशियल पॉइंट कौन सा हो गया हमारा? ए, इसको हम कहेंगे इनिशियल पॉइंट। और बी क्या हो गया? लास्ट पॉइंट है, तो इसको हम कहेंगे टर्मिनल पॉइंट। क्या कहेंगे इसको? टर्मिनल पॉइंट। तो दोस्तों यहाँ पर जो एरो लग रहा है ये वेक्टर है हमारा कोई, जिसको हमने मान लिया कि ए बी जो वेक्टर है जिसके ऊपर हम एरो लगा रहे हैं वो उसको ए वेक्टर मान लिया हमने, ठीक है। एक वर्ड से हमने इसको जो है डिनोट कर दिया। ये यहाँ पर ए बी है तो हमने क्या कर दिया? एक स्मॉल ए कैपिटल लेटर ले लिया और उसके ऊपर हमने क्या लगा दिया? एरो। तो इसको हमने कह दिया ए वेक्टर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखो ये यहाँ से यहाँ तक जो है लेंथ है, ये क्या है? डायरेक्शन। और ये क्या है? यहाँ से यहाँ तक लेंथ, इसको हम कहेंगे मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हैं, यानी कि ए से लेके इनिशियल पॉइंट से लेकर और टर्मिनल पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है उसको हम मैग्नीट्यूड कहते हैं, या उसको लेंथ कहते हैं, ठीक है, या उसकी लेंथ को मैग्नीट्यूड कहते हैं।
तो मैग्नीट्यूड और एरो को डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, तो इसी को हम कह रहे हैं वेक्टर। तो हमने लेट कर लिया कि ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ए। अगर हम ऐसे लिख लेते हैं तो दोस्तों इसका जो मैग्नीट्यूड है निकालने में थोड़ी आसानी हो जाती है। तो मैग्नीट्यूड कितना निकल कर आएगा यहाँ से, तो मैग्नीट्यूड आएगा दोस्तों, जो हमने ये मैग्नीट्यूड देखा था इसको हम ए कहेंगे। और ये ए कैसे निकला, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वैक्टर इज इक्वल टू, जो भी वेक्टर है उस पर मोड लगा दें। तो हमने क्या लगा दिया, ए बी वैक्टर पे मोड लगा दिया। और मोड देखो ए बी वैक्टर बराबर ए वैक्टर है, तो हमने ए वैक्टर पर मोड लगा दिया। और जब इससे बाहर निकाला हमने तो क्या निकल कर आया, ए। एरो का साइन हट जाएगा, समझ आ रही बात, एरो का साइन क्या हो गया, हट गया, ये मैग्नीट्यूड बन गया ए बी वैक्टर का। क्लियर है दोस्तों, अगर समझ में आ गया हो यहाँ तक तो वीडियो को लाइक भी कर दें, कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, और सब्सक्राइब के पास में दिया होगा बेल आइकन उसको भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियो बनेंगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाएगा और आप वीडियो का आनंद भी ले सकते हैं और आप वीडियो का लाभ भी उठा सकते हैं। तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आगे देखते हैं दोस्तों, ये हमने बात की यहाँ तक वेक्टर की, किसकी बात की हमने, वेक्टर की। अब बात कर लेते हैं दोस्तों टाइप ऑफ वेक्टर की, यानी कि वेक्टर के प्रकार की। वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं, या वेक्टर कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो जैसे हम बात कर ले हैं, सबसे पहला वेक्टर यूनिट वेक्टर। कौन सा टाइप, सबसे पहला यूनिट वेक्टर, ठीक है, यानी कि एकांक सदिश हिंदी में कहते हैं इसको दोस्तों। किसे कहते हैं, एकांक सदिश। ए वेक्टर ए क्या है, वेक्टर, ए वेक्टर ए ऑफ लेंथ यूनिट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। यानी कि यदि हमारे पास कोई ए वेक्टर है और उसको मैं छोटे छोटे पार्ट में ऐसे डिवाइड कर दूं, तो डिवाइड का मतलब क्या बना दिया, इसकी यूनिट बना दी, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3, 4, 5 यूनिट में बांट दिया इसको। कितनी यूनिट में बांट दिया मैंने, 5 यूनिट। तो इसकी कोई सी भी एक यूनिट जो है, एक यूनिट, उसे हम कहेंगे यूनिट वेक्टर। इस वेक्टर का वो यूनिट वेक्टर कहलाएगी। समझ आ रही बात, यानी कि मैंने एक वेक्टर हमारे पास था ए बी वेक्टर था ये, उसको मैंने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया, छोटे छोटे खंडों में बांट दिया। तो कितनी यूनिट बना दी, 1 2 3 4 5 यूनिट बना दी। तो उसकी एक जो यूनिट लेंथ है, एक यूनिट लेंथ यानी कि एक यूनिट की जो लेंथ है इस ए बी वेक्टर की वो यूनिट वेक्टर कहलाएगी। समझ आ रही बात, उसे क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर हम कहते हैं। तो यहां पर लिख रहे हैं इट इज डिनोटेड बाय ए कैप, यानी कि उसको ए कैप, ए के ऊपर जो हमने ए लिखा था ना मैग्नीट्यूड, उसके ऊपर कैप लगा दें, यानी कि जिस वेक्टर का भी यूनिट वेक्टर हमें निकालना है उसके मैग्नीट्यूड पर कैप लगा दें। इसको हम देखो एंड डिफाइंड एज, तो इसको डिफाइंड कैसे करते हैं, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मोड। ये फॉर्मूला है, इसका याद रखना है दोस्तों। यदि हमें किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर देखना है तो आपको यहाँ पर एक बात समझनी है कि किसी वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होता है वो उस वेक्टर और उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के रेशियो के इक्वल होता है। तो देखो दोनों के, ये वेक्टर है और इसका ये मैग्नीट्यूड है, तो इन दोनों के रेशियो के बराबर यूनिट वेक्टर होता है उसका, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। इसी प्रकार से बात कर लेते हैं कि दूसरे टाइप की। तो दूसरा टाइप क्या है इसका, कोलिनियर वेक्टर, समरेखीय सदिश। तो दोस्तों समरेखीय सदिश होते क्या हैं, वेक्टर हैविंग द सेम और पैरेलल सपोर्ट्स आर नोन एज कोलिनियर वेक्टर। यानी कि ऐसे वेक्टर, कैसे वेक्टर, ऐसे वेक्टर जो कैसे हो, पैरेलल हो, कैसे हो, एक दूसरे के पैरेलल हो, तो ऐसे वेक्टर जो हैं वो कोलिनियर वेक्टर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कोलिनियर वेक्टर कहलाते हैं। देखो इस प्रकार से ये कैसे पैरेलल हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। वो कह रहा है कि सेम भी हो सकते हैं, तो इसका मतलब सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में ऐसा करके एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, तो सेम डायरेक्शन में है, जैसे ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर, इस प्रकार से हो सकते हैं। या ए सी वेक्टर, ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर एंड ए सी वेक्टर, ये भी क्या है, कोलिनियर वेक्टर। या फिर इस प्रकार से हो, ए वेक्टर बी वेक्टर कैसे पैरेलल हैं, कैसे हैं, ये दोनों पैरेलल हैं। तो इस प्रकार के जो वेक्टर हैं उन्हें हम कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। क्लियर है। इसी प्रकार से बात करते हैं तीसरे प्रकार की इसके। तो तीसरा टाइप क्या है, लाइक वेक्टर या इक्वल वेक्टर। तो लाइक वेक्टर या इक्वल वेक्टर हम किसे कहते हैं दोस्तों, कोलिनियर वेक्टर हैविंग द सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड लाइक वेक्टर।
यानी कि ये कोलिनियर वेक्टर ही लाइक वेक्टर है, लेकिन कब? ये जब है जब ये दोनों वेक्टर कैसे हो? सेम हो, लेंथ में भी सेम हो, यानी कि देखो बराबर है, लेंथ इनकी दोनों की कैसी है? बराबर है, और पैरेलल हो, और कैसे हो? पैरेलल हो, पैरेलल, ठीक है, लाइक वेक्टर, और डायरेक्शन में भी सेम हो। देखो यहां पर लिखा हुआ है सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, और डायरेक्शन में भी कैसे हो? सेम। देखो बराबर लेंथ के हैं और डायरेक्शन में सेम है, तो इस प्रकार के जो वेक्टर होते हैं, कोलिनियर वेक्टर होते हैं, उन्हें हम लाइक वेक्टर या इक्वल वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? हम इक्वल वेक्टर। इसी प्रकार से फोर्थ नंबर का हम टाइप देखते हैं, वेक्टर का टाइप है फोर्थ नंबर, अनलाइक वेक्टर। अनलाइक वेक्टर किन्हें कहते हैं? कोलिनियर वेक्टर हैविंग द अपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड अनलाइक वेक्टर। यानी कि कोलिनियर वेक्टर ही हो, लेकिन वो कैसे हो? अपोजिट डायरेक्शन में हो। कैसे हो? अपोजिट। यहाँ सेम की बात नहीं कर रहा, अपोजिट की बात कर रहा है। अब इनकी लेंथ इक्वल भी हो सकती है, अनइक्वल भी हो सकती है, लेकिन कैसे होनी चाहिए? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो ऐसे जो कोलिनियर वेक्टर होते हैं, उन वेक्टर को हम अनलाइक वेक्टर कहते हैं। तो ये देखो यहाँ पैरेलल वाली कंडीशन जो है वो फॉलो हो रही है भाई कोलिनियर से, क्योंकि कोलिनियर क्या कह रहा है? पैरेलल होते हैं कोलिनियर वेक्टर, तो पैरेलल होते हैं, तो उसका मतलब पैरेलल वाली कंडीशन कोलिनियर वेक्टर फॉलो कर रही है। और अनलाइक में डेफिनेशन क्या शो कर रही है? कि अपोजिट हो, अपोजिट डायरेक्शन हो इनकी। तो अपोजिट डायरेक्शन है, तो इसलिए हम इनको अपोजिट वेक्टर भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं इनको? अपोजिट वेक्टर या अनलाइक वेक्टर। दोस्तों अब बात कर लेते हैं वेक्टर के टाइप नंबर 5 की। तो दोस्तों टाइप नंबर 5 है लोकलाइज्ड वेक्टर। तो लोकलाइज्ड वेक्टर किन्हें हम कहते हैं? कि ऐसे वेक्टर जो एक ही पॉइंट, यानी कि एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हो, एक ही पॉइंट से सब शुरू हो रहे हो, जिनका इनिशियल पॉइंट क्या हो? एक हो, और बाकी जो इसके टर्मिनल पॉइंट हैं वो डिफरेंट हो। यानी कि इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं हम, एक ही पॉइंट से शुरू होने वाले जो वेक्टर होते हैं, ये सारे के सारे वेक्टर क्या कहलाते हैं? हमारे लोकलाइज्ड वेक्टर कहलाते हैं, यानी कि स्थानीय सदिश कहलाते हैं। दोस्तों स्थानीय सदिश हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक ही पॉइंट से शुरू होते हैं और इनके जो टर्मिनल पॉइंट होते हैं वो अलग अलग होते हैं। क्लियर है? इसी प्रकार से बात करते हैं वेक्टर के टाइप नंबर 6 की। तो टाइप नंबर 6 होता है दोस्तों कोप्लेनर वेक्टर। तो कोप्लेनर वेक्टर कौन से वेक्टर होते हैं? यानी कि ये सहसमतलीय सदिश। कैसे? सहसमतलीय सदिश, यानी कि जो एक ही तल में होने वाले सदिश होते हैं उनको हम सहसमतलीय सदिश यानी कि कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं। 3 और मोर नॉन जीरो वेक्टर, यानी कि कैसे हो? नॉन जीरो वेक्टर हो, 3 और 3 से ज़्यादा हो, लाइंग इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में हो, यानी कि सेम प्लेन में हो, और पैरेलल टू द सेम प्लेन, चाहे वो पैरेलल हो लेकिन सेम प्लेन में हो, ठीक है, आर सेड टू बी कोप्लेनर। तो कोप्लेनर वेक्टर कहलाते हैं, और इनसे अदरवाइज जो वेक्टर होते हैं उन्हें नॉन कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं। ठीक है, जैसे हम बात कर रहे हैं, ये अगर एक ही प्लेन में है, जैसे ये हमारा बोर्ड है, ये एक प्लेन है, और इसी प्लेन में चाहे इधर की ओर खींच दें वेक्टर को, चाहे इधर की ओर हो, चाहे इधर हो, चाहे इधर हो, या इस प्रकार से हो, चाहे इस प्रकार से, यानी कि किसी भी प्रकार से हम वेक्टर को ड्रा करें तो वो वेक्टर जो है एक ही प्लेन में हो सारे के सारे, तो ऐसे वेक्टर कोप्लेनर वेक्टर कहलाते हैं। यदि एक ही प्लेन में नहीं है, इस प्रकार से ये एक प्लेन है और वेक्टर एक ऐसे है, एक इस प्रकार से है, और एक वेक्टर इस प्रकार से है, तो अगर इस प्रकार से वेक्टर है परपेंडिकुलर उसके या किसी भी एंगल बनाते हुए, लेकिन वो इस प्लेन से बाहर निकल रहा है, किसी दूसरे प्लेन में जा रहा है, तो इसका मतलब वो नॉन कोप्लेनर वेक्टर कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं? नॉन कोप्लेनर वेक्टर कहलाते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इसके लास्ट टाइप के हमारा 7 पॉइंट। तो 7 पॉइंट है हमारा पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है दोस्तों? द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विद रेस्पेक्ट टू इट्स ओरिजिन इज डायरेक्टेड बाय, जैसे हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस के यूनिट वेक्टर, वेयर आई वेक्टर जे वेक्टर के वेक्टर बी यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स वाई जेड एक्सिस, यानी कि एक्स वाई और जेड एक्सिस के अलोंग आई जे के यूनिट वेक्टर जो जिन पे हमने कैप लगा रखा है, मैंने आपको समझाया था कि जिस पे भी हम कैप लगा देंगे वो यूनिट वेक्टर बन जाता है। तो ये यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस
वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग वेक्टर होते हैं। अगर हम एक्स एक्सिस के अलोंग कोई वेक्टर लेंगे तो उसको आई वेक्टर से डिनोट करेंगे, वाई के अलोंग लेंगे तो उसको जे वेक्टर से डिनोट करेंगे, और ये जेड वेक्टर के अलोंग हम कोई वेक्टर ले रहे हैं तो उसको हम के वेक्टर से डिनोट करते हैं। तो बात कर लेते हैं इनको कि पोजीशन वेक्टर कब कहलाएगा और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कब कहलाएगा। दोस्तों जैसे हमने बात कर लिया एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लिया, क्योंकि मैंने आपको जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझाया था तो वहाँ पर मैंने ये बात कही थी कि किसी भी पार्टिकल की पोजीशन और मोशन को जानने के लिए यह जानना जरूरी होता है कि वस्तु किसके रेस्पेक्ट में, अर्थात पार्टिकल किसके रेस्पेक्ट में, जिसके रेस्पेक्ट में तो उसे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। तो इसलिए हम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ पर ले रहे हैं, कौन सा, एक्स वाई और जेड। इस एक्स वाई जेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ओरिजिन पॉइंट क्या है, ये ओ पॉइंट है। इस ओ पॉइंट के रेस्पेक्ट में हमने एक पार्टिकल पी मान लिया यहाँ पर, और ये जो पार्टिकल पी है इसकी जो पोजीशन है वो ये वाली है। यहाँ से हम बता रहे हैं कि ये कितनी डिस्टेंस पर है, मान लिया ये आर वेक्टर पर है, यानी कि इसकी जो पोजीशन है वो कितनी है, आर वेक्टर। यहाँ से ओ पॉइंट से पी पॉइंट तक की जो पोजीशन है उसको हमने रिप्रेजेंट करा आर वेक्टर। अब इस आर वेक्टर की अगर वैल्यू हमें निकालनी है तो हमें ये वैल्यू पता होनी चाहिए, ये वैल्यू पता होना चाहिए, यानी कि एक्स से डिस्टेंस पता होनी चाहिए, y से डिस्टेंस पता होनी चाहिए और z से डिस्टेंस पता होनी चाहिए। जब तीनों की डिस्टेंस हमें पता होगी तो इसकी पोजीशन निकाल लेंगे। अब देखो कैसे निकालेंगे पोजीशन, जैसे मान लिया r वेक्टर है, ये हमारे पास पोजीशन निकालनी है। तो देखो x के अलोंग क्या हमारे पास है, ये x होगा, यहाँ से ये y होगा, इसी प्रकार से z एक्सिस के अलोंग z होगा। तो हमने देखा x क्या बन गया, ये मैग्नीट्यूड। इसकी डायरेक्शन x एक्सिस के अलोंग ले रहे हैं तो x एक्सिस के अलोंग होगी डायरेक्शन i यूनिट वेक्टर। तो x मैग्नीट्यूड हो गया और इसके अलोंग डायरेक्शन हो गई i, तो i यूनिट वेक्टर प्लस अब y के अलोंग लेंगे। देखो y के अलोंग डिस्टेंस कितनी है, y है, यानी कि मैग्नीट्यूड y है, और यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो j यूनिट वेक्टर है, तो इसको हम लेंगे y j यूनिट वेक्टर प्लस अब z के अलोंग लेंगे। जैसे हमने x और y के अलोंग निकाला वैसे ही z के अलोंग, तो z और उसकी जो डायरेक्शन होगी ये वाली वो कौन सी होगी, k यूनिट वेक्टर, तो इसको हमने लिख दिया k यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो ये पोजीशन बन गई, पोजीशन r वेक्टर इज इक्वल टू x i वेक्टर प्लस y j वेक्टर प्लस k और प्लस z k यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये पोजीशन हमने निकाली एक पार्टिकल p की, तो इसी को हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। तो ये क्या बन गया हमारा, पोजीशन वेक्टर, यानी कि पोजीशन वेक्टर की बात करी। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कब देखेंगे इसका, इसी पार्टिकल को, मान लिया पार्टिकल इस एक्सिस मतलब यहाँ पर मूव कर रहा है, ठीक है, इस वाली प्लेन में क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है, तो यहाँ कहाँ पर पहुँच गया मूव करता हुआ, ये P से Q पॉइंट पर पहुँच गया। अगर ये P से Q पॉइंट पर पहुँच गया है तो उस कंडीशन में हम देखेंगे इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो दोस्तों डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमने क्या करा कि इसकी जब ये P पॉइंट पर था तब इसकी पोजीशन मान ली R1, और जब ये Q पॉइंट पर पहुंच गया तब मान ली इसकी O पॉइंट से, इस वाले O ओरिजिन पॉइंट से इसकी पोजीशन R2 वेक्टर। तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, इसमें डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ये डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालेंगे, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। कैसे लिखते हैं इसको, डेल्टा R वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो दोस्तों इसको हम इस प्रकार से लिख देते हैं। अब यही हमारा क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट फैक्टर कहलाएगा। इसको निकाल भी सकते हैं हम, कैसे निकालेंगे कि जैसे हमने ये वाली बात मानी, यहाँ पर पोजीशन निकाली, तो पोजीशन R1 वेक्टर की निकालने तो कितना हो जाएगा, x1 i यूनिट वेक्टर प्लस y1 j यूनिट वेक्टर प्लस z1 k यूनिट वेक्टर, ये R1 वेक्टर की पोजीशन हो जाएगी। इसी प्रकार से R2 वेक्टर की पोजीशन निकालने तो कितनी निकल आएगी, x2 i यूनिट वेक्टर, y2 j यूनिट वेक्टर, z2 k यूनिट वेक्टर। तो हमने R2 वेक्टर की पोजीशन निकाल ली। अब इस वाले फॉर्मूले में रख दें हम डेल्टा R वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो जब R2 वेक्टर को रखेंगे और R1 वेक्टर को रखेंगे तो दोस्तों इसको आप कैलकुलेट करके देखना, वैल्यू हो जाएगी हमारी x2 माइनस x1 i यूनिट वेक्टर। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पर, वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा R वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी x2 माइनस x1 i यूनिट वेक्टर प्लस y2 माइनस y1 j यूनिट वेक्टर प्लस z2 माइनस z1 k यूनिट वेक्टर।
ये जो इस प्रकार का वेक्टर निकल कर आया है यहाँ पर दोस्तों, इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो ये पोजीशन वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये होगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, यदि मैं इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालूं तो मैग्नीट्यूड में कैसे निकाल सकता हूं? देखो यहां पर समझ लेते हैं, मैं किसकी बात कर रहा हूं? पोजीशन वेक्टर की। इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने जा रहा हूं, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको पता है कैसे लिखते हैं इसको? आर वेक्टर का मोड। ठीक है, मैग्नीट्यूड को मोड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मोड लगा दिया हमने, और मोड लगा के तब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो देखो कितना होता है, इसको वर्गमूल के अंदर लिखते हैं, और जो इसके मैग्नीट्यूड है यानी कि आई यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसका स्क्वायर कर देना है एक्स स्क्वायर, प्लस जे यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड वाई है तो वाई का स्क्वायर, प्लस के यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जेड है तो इसका स्क्वायर। तो हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? आर जो पोजीशन वेक्टर है, इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकल कर आ गया। ठीक है, तो हम मैग्नीट्यूड इस प्रकार से निकाल सकते हैं, यदि हमारी इक्वेशन इस प्रकार से दे रखी है तो उसका मैग्नीट्यूड ऐसे निकालते हैं। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। इसके बाद बात हम करेंगे क्वेश्चंस की, लेकिन वेक्टर अलजेब्रा में बात रह गई है एडिशन लॉ की, ठीक है, और सब्ट्रैक्शन लॉ की, और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन लॉ की। ठीक है, तो उनकी भी हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अगर इसी वीडियो में हम बात करते हैं तो वीडियो लंबी हो रही है काफ़ी, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि अपनी ये कुछ जो बातें रह गई हैं इसको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूँ, जबकि मैंने सोचा था कि इसी वीडियो में सारा कंप्लीट कर दूँ वेक्टर अलजेब्रा, लेकिन काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, और लंबी वीडियो को आप लोग एंड तक नहीं देख पाते हैं। यहाँ तक आपने वीडियो देखी है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो को यूं ही हमारी एंड तक देखा करना, क्योंकि एंड तक देखोगे तभी आपको लाभ मिलेगा, और जब आपको लाभ मिलेगा तो उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, और हम और भी अच्छी से अच्छी वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब के पास में जो होगा बेल आइकन उसको भी प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी जितनी वीडियो बनेंगी और नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाएगा और आप वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।